गुड इवनिंग। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊंगा। तो एनसीईआरटी का ही ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये, एक्सप्लेन करना है कि 1848 में लिबरल्स के रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है। उसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय लिबरल्स। तो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसको पहले ब्रेक कर लें कि क्या पूछ रहा है, और जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको सेपरेटली लिखें अलग से। अब जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज। ये देखो, तो तीन अलग अलग चीज़ें हैं, तीन आइडियाज आपको बताना पड़ेगा। क्या उसका पॉलिटिकल आइडिया था, क्या उसके सोशल आइडिया थे, क्या उसके इकोनॉमिक आइडियाज थे। किसके? लिबरल्स के। किस टाइम पे? 1848 के रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लिया। एनसीईआरटी का पीछे का जो भी क्वेश्चन है वो आपके बुक के अंदर से ही है। तो ये एक्सरसाइज एक तो है कि मैं आपको सारा क्वेश्चन और उसका आंसर डिक्टेट कर दूं, जो कि जब मैं आपको दूंगा करने के लिए, अगर नहीं आएगा तो डिक्टेट करूंगा कुछ चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को ढूंढ के उसका आंसर कैसे लिखें। ठीक है, तो अब देखो 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इससे रिलेटेड कोई सब टॉपिक है। आप लोग अभी 10th क्लास में हैं, इतना तो आप ढूंढ सकेंगे आराम से कि कहाँ पे हम लोगों ने ये टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1848 में लिबरल्स के रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा है और उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में पूछा है, बस। तो यहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला वही लोग अरेंज करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने वर्किंग क्लास के आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं किया था, तो इसलिए उनका बेस कम हो रहा था। याद आया कुछ? तो ये है 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, अब व्हाट इज मेंट बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ऑफ 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें क्या, उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ पे आ गए, तो अब मतलब अब हमारा आंसर यहीं कहीं से मिलना है। आपको पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ा दिया गया है, स्टोरी बाय स्टोरी, पैरा बाय पैरा। इसको इस तरह से पढ़ाने का यही एक रीज़न है कि आप जो चीज़ मैं करके दे रहा हूँ आपको ये चीज़ आसान लगने लग जाए, और इन फ्यूचर आप खुद भी ऐसे चीज़ें कर सको। जैसे कि कोई चैप्टर खुद से लिया, उसको पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट का क्वेश्चन को देखा, उसको ब्रेक किया, और जहाँ पे वो क्वेश्चन का सोर्स है वहाँ पे गए और आंसर ढूंढ के लिखा और याद किया। तो अब ये जो क्वेश्चन था 1848 के लिबरल रिवॉल्यूशन के बारे में कि क्या उसका मतलब है, तो अब यहाँ पे देखिए, पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स, यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग जो हैं ये उस समय रिवोल्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और वर्कर्स को सैलरी और ये सब चीज़ें और खाना पीना, बेसिक नेसेसिटी वहाँ नहीं फुलफिल हो रही थी। ए रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर द वे, उसी समय पे। ठीक है, ए रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे। तो सबसे पहले लिबरल्स में ये उनके लोग आ गए। तो आंसर यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंट्स ऑफ द February 1848 इन फ्रांस, जिसके कारण मोनार्क चला गया था, which had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage, जिसमें मेल लोग ही सिर्फ वोट कर रहे थे, had been proclaimed। तो ऐसी चीज हुई वहां पे, राजा को भगा दिया, एक रिपब्लिक बनी जहां पे सिर्फ मेल सफरेज था, मेल वोट करते थे। इन अदर वर्ड्स, इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, जहां पे इंडिपेंडेंट नेशन नहीं एग्जिस्ट करते थे,
द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, men and women of the liberal middle class combined their demand of constitutionalism with national unification। तो सबसे पहले लिबरल का क्या डिमांड है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई भी अथॉरिटी जो कि एक्सरसाइज करेगी पावर उन पे, वो किसी रूल से चले। अब इसका क्या मतलब है? पहले वहां पे क्या है? मोनार्क था, राजा था। अब लोगों को राजा नहीं पसंद है, क्योंकि राजा सिर्फ अपने मन की करता था। इसलिए वो लोग एक संविधान बनाएंगे, उस संविधान में जो उस गद्दे पे बैठेगा उसकी कितनी पावर होगी वो लिखेंगे, और उस गद्दे पे कौन बैठेगा और किस तरह से वहां तक पहुंचेगा वो भी लिखेंगे। तो ये चीज को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोला जाता है। और लिबरल्स ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नेशनल यूनिफिकेशन के एजेंडा से कंबाइन किया। तो सबसे पहली बात कि एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन्होंने 1848 में अलोंग विथ पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, इन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन को लीड किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन को कंबाइन किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझ गए कि उनका डिमांड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और क्या डिमांड है? नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब मेरे को एक कंट्री दे दो, उस कंट्री का एक हेड होगा, वो लोगों द्वारा चुना जाएगा और वो इस तरह से पावर को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, पहले क्या था? पहले कंट्री नहीं थी, पहले बहुत बड़ा एरिया था एक आदमी के अंदर, एक राजा के अंदर, और ऐसे बटा हुआ था, और वो राजा इन सब पे राज करता था, अपने मन की चलाता था। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाए मन ने, वो जो सीट पे बैठ रहा है पर्सन, जिसके पास पावर है, उसके पावर को एक रूल बेस्ड बनाया गया कि इस हिसाब से चलोगे तुम, अपने मन की नहीं करोगे हमेशा। प्लस नेशनलिज्म, नेशनल यूनिफिकेशन को भी उस डिमांड में जोड़ा गया। क्या कि भाई एक तो मेरे को अपना जगह दे दो, हम लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, तो मेरे को एक कंट्री दे दो मेरा। फिर अब यहाँ पे जो लोग हेड करेंगे उनका पावर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना के, ये सब चीज। तो लिबरल्स ये सब चाह रहे थे। ठीक है, लिबरल्स क्या चाह रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन। और उन्होंने क्या किया? ये पॉपुलर अनरेस्ट, क्यों? जो कि ये पुअर अनएम्प्लॉयड सर्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स कर रहे थे, इनके साथ अपना ये डिमांड को पुश किया कि भाई हाँ, नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। तो अब ये पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो जिनके लिए लिबरल्स जो थे वो खड़े हुए। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो था क्या 1848 का लिबरल रिवॉल्यूशन? डन बाय लिबरल्स। और क्या क्या आना चाहिए उसमें? उनका डिमांड्स क्या है और क्या बैकड्रॉप में ये स्टार्ट हुआ? तो 1848 में जब यहाँ पे पुअर अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स यूरोप में रिवोल्ट कर रहे थे तब। ठीक है, इसके बाद इनका आइडियाज क्या था? पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। तो ये लिखेंगे। उसके बाद आंसर को बनाना सीखिए, ढूंढना सीखिए पहले। डिक्टेट मैं करवा दूंगा बाद में, अगर आपको नहीं आएगा तो। उसके बाद अब देखो इसी चीज में दोबारा क्या हुआ कि इन द जर्मन रीजन लार्ज, वहां पे क्या हुआ कि नेशनल असेंबली बना। स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुआ। ठीक है, When the deputies offered the crown on this term, और वहां के राजा को जब बोला कि अब आप कर लो, ये हम लोगों ने बना लिया है, इस पे अब आप हेड करिए इसको, तो उसने उसको मना कर दिया। While the opposition of the, कौन था वो राजा? फ्रेडरिक विलियम IV। लेकिन वहां पे क्या होता, उसके सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोड हो गया। पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास। तो अब ये वहां, ये उस जगह का, उस टाइम का, उस रिवोल्ट का नेगेटिव ड्रॉबैक हो गया ये कि उन्होंने नहीं किया इनकॉर्पोरेट सबके इंटरेस्ट को। तो ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है वहां पे एक तरह से।
लेकिन अब पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन की बात की गई थी, तो ये वाला पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है उस आंसर के लिए। ये देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वुमेन कॉरिडोर पे बैठी हुई थी, ये वाला स्टोरी हम लोग पढ़े थे, ओनली एज एन ऑब्जर्वर। अब ये बताइए कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियल्स पूछा गया था ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोबारा देखो, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय लिबरल्स। तो एक लिबरल्स ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशन स्टेट, इन दो को कंबाइन किया। तो पॉलिटिकल आइडियाज यहां से मिल रहा है तुमको, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वहां पे लिखा हुआ है। जब नेशन स्टेट बनता है तो नेशन स्टेट के साथ कौन सा इकोनॉमिक आइडिया सपोर्ट में आता है? मैं एक नेशन स्टेट बनाऊंगा, यूनिटी आएगी, यहां से वहां तक सामान इधर से उधर फ्रीली जा सकेगा, बैरियर्स हट सकेंगे, कुछ ऐसा पढ़ाया था ना मैं। तो ये वो इकोनॉमिक आइडियल्स होंगे। ठीक है, तो वो पैराग्राफ उस तरह से पढ़ के हम लोगों को समझना है और फिर लिखना है यहां पे चीजों को। अब जो पैराग्राफ में पढ़ा उसमें लिबरल्स, 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो सोशल बेस का इरोजन हुआ वो उसका ड्रॉबैक है, नेगेटिव है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, व्हाट इज मेंट बाय दिस, तो उसमें वो ड्रॉबैक्स अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को रिलेटेड पैराग्राफ में जाके कौन सी चीज हमको चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए हमारे आंसर में, वो सेपरेट करना समझ में आना चाहिए। यहां पे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय दिस, तो मतलब बताइए कि क्या हो रहा था, किस बैकड्रॉप में हो रहा था और क्यों कर रहे थे लोग, क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें नेशन स्टेट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए। क्या क्या आइडियाज थे तो वो वहां पे पढ़ के पता चला हमें। तो इस तरह से ही अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एग्जांपल शो करना है द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो क्या क्या, एक पॉलिश लैंग्वेज वाला एग्जांपल दिया हुआ था, फोक सॉन्ग्स के बारे में बताया हुआ था। तो एक बार जाके उस पैराग्राफ में देखोगे। इस चैप्टर के बाद आपसे फीडबैक लिया जाएगा आपका ऑनलाइन क्लास में कि कितने क्वेश्चन आपको 5 में से समझ में आए। अभी हम इस 5 क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन्स, एंडिंग ऑफ चैप्टर में ये भी पढ़ाया गया है अच्छे से। नेशनलिस्ट टेंशन क्यों इमर्ज हुआ था? ऑटोमन एम्पायर था, उसके बाद ग्रीस सेपरेट हुआ था, फिर वहां पे छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स थे जो कि अपना अपना कंट्री, अपना अपना एरिया, तो उस तरह से क्लैश हुआ था, टेंशन हुआ था। ये सब डिस्कस किया था, याद है ना सबको? ये देखो, ये 4th क्वेश्चन क्या, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब ब्रिटेन का अलग केस था एक, वो एक अलग से पैराग्राफ में हम लोग पढ़े हैं। शायद 3rd लेक्चर में पढ़े हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो आपको यहां से मिलेगा ये आंसर। फिर उसके बाद ये 3rd क्वेश्चन देखिए, थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्री एक्सप्लेन हाउ नेशन डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। अब कौन सी 2 कंट्री के बारे में हम लोग पढ़े हैं यहां पे सबसे ज्यादा? करेक्ट, जर्मनी एंड इटली। तो इस तरह से आंसर ढूंढना है हम लोगों को, आपको डिक्टेट कर दिया जाएगा बाद में अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास लेने से पहले इस क्लास का आपको ऑनलाइन बोला जाएगा कि पढ़ लीजिए और फिर मुझे रिव्यू दो कि क्या ढूंढ पा रहे हो, आंसर लिख पा रहे हो। और ये 1st और 2nd ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को
आप लोगों को लिखना है और सेंड करना है ग्रुप पे, और कल मैसेज चला जाएगा, सो बिफोर फ्राइडे सेंड करना है। तो अब हम लोग सेकेंड लेक्चर पे जाएंगे, सेकेंड चैप्टर पे, जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप, इन इंडिया। अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नेशनलिज्म इन यूरोप। उस समय, उस वक्त पढ़ाते वक्त मैं बार बार ये बोल रहा था कि आप इंडिया के नेशनलिज्म को उससे जोड़ के ना देखें, क्योंकि हमारा अलग है, तो इसलिए हमारे लिए एक अलग चैप्टर आ गया। एज यू हैव सीन, अब ये चैप्टर है, अब सिंपल, अब मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ गया है कि मैं यहाँ पे रीड करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को मैं अंदर से ढूंढ के लिखूंगा। ये सिंपल चीज आपको भी करनी है, और सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए। खुद से एक बार दोबारा से जो चीज यहाँ पे पढ़ाई जा रही है उसको खुद से भी रीड करना है, अंडरलाइन करनी है चीजों को, इंपॉर्टेंट चीज। तो अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या है कि एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। यूरोप का नेशनलिज्म जो है उसका एंड रिजल्ट क्या आया? जर्मनी का बनना, इटली का बनना, अलग अलग कंट्रीज का बनना, क्योंकि लोगों को लगा कि हम एक जैसे लोग हैं तो हमें एक कंट्री बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर। पहले क्या था? हम लोग राजा के नीचे प्रजा हैं। बाद में क्या हो गया? अरे हम आपस में एक जैसे हैं, क्योंकि हम एक जैसी भाषा बोलते हैं और अलग हैं दूसरों से, इसलिए हम लोगों को अपना एक कंट्री बना लेना चाहिए। और वो कंट्री कितना बड़ा हो, जहां तक हम लोग रहते हैं वहां तक। तो नेशन स्टेट बन गया। पीपल के अंडरस्टैंडिंग में चेंज आ गया कि वो कौन थे। पहले वो प्रजा मानते थे अपने आप को, लेकिन जब राजा से दिक्कत आने लगी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1848 का रिवॉल्यूशन, लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अपना अलग चाहिए स्टेट, नेशन स्टेट। ये बड़ा राजा है, ये दूसरा है। तो क्या हुआ? सोच में बदलाव आया ना लोगों के। इट ऑल्सो मेंट दैट पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर, what defined their identity and sense of belonging, ये सब चेंज हो गया उसका। न्यू सिंबल्स, आइकन्स एंड सॉन्ग्स एंड आइडियाज। कौन सा आइडियाज? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया, रिपब्लिकनिज्म का आइडिया, कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो कोई मोनार्क नहीं होगा। forged new link and redefined the boundaries of community। redefining boundaries of community का क्या मतलब है? अलग अलग कंट्री के बॉर्डर्स बन रहे थे, बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन थिंकिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मोस्ट ऑफ द कंट्री में ये जो बनने का, अपना कंट्री के बनने का प्रोसेस था, ये लॉन्ग प्रोसेस था। अब जैसे वहां पे जर्मनी का एग्जांपल अगर ले हम लोग, तो लड़ाई लड़नी पड़ी ना वहां पे। तो कहीं कहीं पे हथियार उठाना पड़ता है, लेकिन कहीं पे बिना हथियार उठाए भी काम हो जाता है। तो हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? अब इंडिया में, इंडिया के लोगों को ये कब लगा इंडिया में, इंडिया के लोगों को ये कब लगा कि वो एक है और उनको अपनी कंट्री बना लेनी चाहिए? So in India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है हाउ
इंडियन नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन नेशनलिज्म। ये एक बाउंड्री, इस बाउंड्री पे ब्रिटिश आके राज करने लगे। पहले ये बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, धीरे धीरे ये बाउंड्री बड़ी हो गई, ऐसा दिखने लगा। तो जब एक ब्रिटिश यहाँ पे आके राज करने लगे वो लोग, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हुई। यहाँ के लोगों को लगा हमें गुलाम बना लिया, अब हमें इनको हटाना है। तो ये सब लोग मिलके इसको हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लड़ते हैं। और जब ये सब एक साथ मिलके इनके द्वारा किया गया जुल्म को सहे और एक साथ मिलके डट के इनको हराया और भगाया, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसमें इन लोगों के बीच में आपस में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई। और वो एरिया पे डेवलप हुई जहां जहां पे जितना तक ब्रिटिश राज करते थे। तो जब लड़ते लड़ते इनको लगा कि अब हम लोग तो एक हैं, तो फिर ये नेशनलिज्म, अपना देश होना चाहिए, राष्ट्रवाद, तो ये इसका फीलिंग डेवलप हुआ। पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। समझ में आया कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है? कॉलोनियलिज्म का मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर राज करती है और अपने बेनिफिट के लिए दूसरे कंट्री को का शोषण करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो इस प्रोसेस को हटाने के लिए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों ने जब लड़ाई की तो उनको यूनिटी दिखा। पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म समझ गए क्या होता है ना? एक कंट्री दूसरे के ऊपर राज करेगी और यहां से सामान पैसा इधर जाएगा सिर्फ इसके हित के लिए। तो इससे यहां के कंट्री के लोगों को तो दिक्कत होगी और वो चाहेगा कि कॉलोनियलिज्म हट जाए, तो इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। और जब स्ट्रगल कर रहे थे तो इनको लगा कि हम लोग एक हैं। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड। नहीं तो एक जगह का और दूसरे जगह का लोगों में क्या सिमिलैरिटी है? जब ये लैंग्वेज अलग बोल रहे हैं, इनका कल्चर अलग है, तो ये सिमिलैरिटी ये है कि ये लोग एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। The sense of being oppressed under the colonialism provided a shared bond, और जिससे कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप, अब देखो यहां पे many different group together, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप टुगेदर आ रहे हैं। और यूरोप में क्या हो रहा था? ग्रुप्स तो टुगेदर थे ही, वो लोग टूट रहे थे और अपनी अपनी कंट्री बना रहे थे छोटी छोटी। रिलेट करो पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर से। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहला भूल जाएंगे। अब आज सेकंड चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने, अभी पढ़ भी रहे हैं तो, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इंटरलिंकेज रखेंगे हमेशा। डेली सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर जो भी होगा तो पुराने चैप्टर का एक एक क्वेश्चन डिस्कस जरूर होगा, उससे याद रहेगा आप लोगों को। तो अब यहां पे देखिए, आगे बढ़ते हैं। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड, और जिसके कारण अलग अलग ग्रुप आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। अब इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश आके यहां पे राज कर रहे हैं, कोई फार्मर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई ईस्टर्न इंडिया में रहता है, कोई वेस्टर्न इंडिया में रहता है। तो सब पे इक्वल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट सब पे पड़ेगा। अच्छा किसी को नहीं लग रहा है, स्ट्रगल सब करेंगे, हटाने की कोशिश इनको सब की रहेगी, लेकिन सबको इन्होंने एक जैसा चोट पहुंचाया ये जरूरी नहीं है, सबको अलग अलग तरह से इफेक्ट किया है।
Their experience were varied and their notion of freedom were not always the same. जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले कौन थे? हम लोग देखे ना 1707 में औरंगजेब का डेथ के बाद, लास्ट ईयर में 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में। तो इससे पहले तो यहां पे राजा ही थे। अब राजा के बाद नेशनलिज्म नहीं आया, राजा के बाद पहले अंग्रेज आ गए और अंग्रेज ने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब आजादी और फ्रीडम का जो मतलब होता है वो भी सबको समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रीडम मतलब क्या। इनको बिल्कुल भगा दिया जाए, अगर भगा दोगे तो क्या करोगे? राजा को बुलाओगे? तो नहीं, राजा को तो नहीं बुलाएगा, या राजा को बुला लिया तो फिर तो पुराने जैसा हो गया। तो फिर आजादी हुई, मिली आजादी। क्योंकि जब ब्रिटिश आए उनसे लड़ने के लिए जो आइडियल्स को लेके हम लोग लड़े, वो आइडियल्स हम लोग दोबारा फिर वापस जाएंगे अगर पुराने टाइम में, तो वो आइडियल्स नहीं मिलेंगे हमें। फिर ये हो जाएगा कि ब्रिटिश हट गए और राजा लोग आ गए। अब जैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई के लिए फ्रीडम, लिबर्टी पे जोर दिया गया, तो जो अलग अलग लोग लड़ रहे थे, अभी ये सिचुएशन डिफाइन बताया जा रहा है कि उनको आजादी का भी ढंग से मतलब सबको अलग अलग लगता था। अच्छा, आजादी का मतलब इनसे छूट मिल जाएगी या ये बिल्कुल चले जाएंगे, तो ऐसा था वहां पे सिचुएशन। अब जैसे द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप टुगेदर विथ वन मूवमेंट बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एरिया है, इस एरिया पे अंग्रेज राज कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप जिसको अलग अलग तरह की दिक्कतें हुई अंग्रेज से, तो ये सब लोगों को मिला के कि भाई चलो तुम्हारा एक दुश्मन, उससे जाके लड़ेंगे, ये काम कौन कर रहा है? तो ये यहां पे देखो, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विथ वन मूवमेंट, कि चलो मिल के आजाद कराएं। बट द यूनिटी, ये जो यूनिटी आई, अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ सेक्शन को लगेगा अरे हमारे लिए नहीं है ये, हमें अपना अलग कुछ चाहिए। तो बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। अब हम लोगों ने पहले तक अर्ली फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी तक पढ़ा था। अब बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s। नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे हम लोग, एंड वी विल एक्सप्लोर की कांग्रेस ने कैसे नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया और कैसे सारे लोगों को डिफरेंट सोशल ग्रुप डिफरेंट का क्या मतलब है, अर्बन, रूरल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, डिफरेंट रिलीजन के लोग को, हिंदू, मुस्लिम। So how different social group participated and how nationalism captured the imagination of people. लोगों को कैसे लगा कि हम सब एक हैं और एक कंट्री बनाना चाहिए, तो ये चीज की स्टोरी है। ये देखो यहाँ पे 6 अप्रैल 1919 की बात, मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकम कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। इस तरह से भीड़ लगा करती थी, देख लीजिए। और ये देखो राम भरोसे हिंदू होटल। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सब टॉपिक। तो अब देखा जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या क्यों आया यहाँ पे। इन द ईयर 1990 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। इस टाइम तक जो नेशनल मूवमेंट था, पहले लगता था कि अंग्रेज तो उसको तंग कर रहे हैं तो वो जाके लड़ लेगा, तो अब क्या हो रहा है, अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं उससे। वी सी नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, और नए तरीके का मोड ऑफ स्ट्रगल भी ढूंढ रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल, the war created new economic and political situation. वर्ल्ड वॉर हो रहा था,
उसमें नया इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन आया। क्या आया? ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, खर्चा डिफेंस के लिए, जिसको वॉर लोन्स टैक्स को इंक्रीज किया गया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबल हो गया 13 से 18 के बीच में। तो देख रहे हो इकोनॉमिक हार्डशिप कितना आ गया होगा। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई, कि भाई सोल्जर्स लाओ, हमें लड़ाई पे भेजना है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुआ, रूरल एरियाज में गुस्सा बढ़ गया लोगों में। अब 1990s और 2021 में क्रॉप फेलियर हुआ, फसल नहीं अच्छी हुई, तो फूड शॉर्टेज भी हो गया और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो गया। अकॉर्डिंग टू सेंसस 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड। पीपल होप्ड कि वॉर के बाद हार्डशिप खत्म होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब एक अनयूजुअल सिचुएशन जब आ गया तो एक न्यू लीडर इमर्ज हुआ, न्यू कैरिस्मेटिक लीडर अपने नए तरीके को लेके, और उस लीडर का नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। वो साउथ अफ्रीका से आए थे, हम लोगों को पता है। वहाँ पे उन्होंने रेसिस्ट रेजिम से लड़ाई की थी, अपना सत्याग्रह का नया तरीका निकाल के। सत्याग्रह में क्या होता है? ये फोकस करता है कि नहीं, हमारा सच की ताकत और सच की खोज होनी चाहिए, और सच की ताकत पे फोकस करता है। मतलब क्या है इसका? It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, अगर कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है ऑपरेसर को दबाने के लिए, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, प्रतिशोध बदला ये सब लेने का नहीं है जरूरत। एक सत्याग्रही जो सत्याग्रह करता है वो लड़ सकता है और जीत सकता है लड़ाई को बिना हथियार उठाए, बिना वायलेंस किए। और ये कैसे करेंगे? सामने वाले की, जो हमको दबा रहा है, उसकी कॉन्शियंस को बोल के, उसके अंतरात्मा को बोल के कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, ना कि जबरदस्ती मार पीट के उनको सच दिखाया जाए। परसुएड करो, नहीं आप गलत कर रहे हैं। तो ये है सत्याग्रह। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ जो है वो ट्रूथ अल्टीमेटली ट्रायम्फ, एंड महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। इसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन भी एक चीज कह सकते हो कि सब लोग अब बंदूक उठा के तो लड़ेंगे नहीं, तो एक ये तरीका जिसको सब कर सकते हैं, वो तरीका पूरे इंडिया को जोड़ के रख सकता है। So after arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह movement in various places. अब 1917 में वो ट्रैवल किए चंपारण इन बिहार to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. और यहाँ पे भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। Then in 1917 he organized सत्याग्रह to support खेड़ा के peasants के। क्रॉप फेलियर हो गया था एंड प्लेग एपिडेमिक। द peasants ऑफ खेड़ा जो है वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, टैक्स, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा कम कर दिया जाए इस बार, तो इसके लिए लड़ाई हुई थी। लड़ाई ऐसा फिजिकल लड़ाई नहीं, सत्याग्रह। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में गए। यहाँ पे ऐसा भी था कि जो मिल के मालिक थे उनके भी दोस्त थे गांधी जी, तो उन्होंने देखो किस तरह से अपने तरीके को इस्तेमाल करके वीकर सेक्शन को जस्टिस दिलाया।
तो ये 3 जो है, खेड़ा, अहमदाबाद मिल वर्कर और चंपारण इन बिहार, ये याद रखना है आपको, क्योंकि गांधी जी इंडिया में आने के बाद सबसे पहले यही 3 चीजें किए थे। छोटा छोटा स्टेप अगर लेंगे और यहां पे करके हमको आएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ ये जनता कर सकती है, तो फिर ऑल ओवर इंडिया आंदोलन चला देंगे। ये सोच भी तो हो सकती है ना कि पहले छोटे जगह पे गए, वहां पे देखा अपना तरीका अपना के हो रहा है सक्सेस, तो बहुत अच्छा, फिर एक जगह और गए, हाँ अच्छा है, एक जगह और गए, चल गया मेरा तरीका, तब ऑल ओवर इंडिया करेंगे ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें देखो, एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, गांधी जी 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह को डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। एक एक्ट पास हुआ, किसने पास किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव। दिस एक्ट हैज बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने पास किया डिस्पाइट कि इंडियन मेंबर्स ने उसको अपोज किया था, यूनाइटेड अपोजिशन। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो भी आंदोलन सरकार के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस कर रहे थे, उसको दबाने के लिए सरकार के हाथ में पावर देने के लिए ये कानून लाया गया। इसमें क्या हो रहा था? अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, 2 साल तक जेल में बंद। तो उस समय का एक न्यूज़पेपर है, उसने बहुत अच्छा फेमस हेडलाइन भी लिखा था, नो वकील, नो अपील, नो दलील, सीधा अंदर जेल के। So Mahatma Gandhi wanted a non-violent civil disobedience against the such unjust law। अब देखो, ये लॉ अनजस्ट है, अरे तुम कैसे किसी को उठा के बंद कर सकते हो 2 साल तक जेल में? तो गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच लॉ, जो कि हड़ताल से स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल। रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी डिसरप्टेड, रेलवेज और टेलीग्राफ का। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, कि भाई हाँ चलो अंदर डालो सबको। सो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, और महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया गया। 10 अप्रैल को क्या हुआ? द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, जिसके कारण अटैक हुआ बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे। फिर इसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दंगा भड़क गया, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बंद, मिलिट्री का चालू। सो मार्शल लॉ इम्पोज्ड, जनरल डायर टुक द कमांड। अब 13 अप्रैल की बात है, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। इस दिन क्यों हुआ था? इस दिन लार्ज गैदरिंग हुई एनक्लोज्ड ग्राउंड में, जो कि है जलियांवाला बाग ग्राउंड। वहाँ पे लोग आए, इकट्ठा हुए, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे ये मार्शल लॉ और ये सब के खिलाफ। अदर केम की एनुअल बैसाखी फेयर के लिए, और ये लोग बाहर से आए तो इनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ यहां पे लगा हुआ है। तो जब पता नहीं है और ये लोग अंदर चले गए उस ग्राउंड में, तो many villagers were unaware of the martial law that was been imposed। अब डायर एंटर्ड, ये जनरल डायर घुसे, इन्होंने एग्जिट को ब्लॉक कर दिया और गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मरे। ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्या बोला कि एक मोरल इफेक्ट देना है इनको सत्याग्रहियों के मन में दहशत फैलाना था,
ये इन्होंने बोला, ये देख लो इनकी। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स जो है वो सड़कों पर आ गया, अलग अलग नॉर्थ इंडियन टाउन्स में भी, और स्ट्राइक्स हुआ। अब ये देखो यहाँ पे जलियांवाला बाग में कुछ हो रहा है और नॉर्थ इंडियन टाउन्स में लोग स्ट्रीट पे आ रहे हैं। तो अब समझ रहे हो कि कैसे ये लोग, सब लोग आपस में यूनिटी कैसे बढ़ेगा और बनेगा सब में। तो इसी से तो यूनाइट होगा ना। मन में हमेशा दिमाग में एक ये क्वेश्चन बना के रखो कि ये इवेंट ने किस तरह से लोगों को जोड़ा, किस तरह से उनकी आइडेंटिटी को एक साथ रखा। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक्स गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हुआ, और फिर इन्होंने ये नाक रगड़वाना, सलाम करवाना, ये सब चालू करा दिया। और इतना सब ये वायलेंस वगैरह देख के फिर महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को हटा लिया। अब देखो, नॉन वायलेंस के साथ चलना था, लेकिन वायलेंस आ गया तो गांधी जी ने हटा दिया मूवमेंट। क्यों हटाया? क्योंकि ये अगर तुम वायलेंट हो जाओगे तो ब्रिटिशर्स के पास खुद अपना एक से एक तरीका है वायलेंट मीन्स से तुमको रिप्रेस करने का। तो हार जाओ, इससे अच्छा अभी विथड्रॉ करो। हार क्यों जाओ? क्योंकि हमने ये गेम्स तो सीखा ही नहीं है, हम नॉन वायलेंट वे से जाना चाहते थे। अब आपने वायलेंस कर दिया जब, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम ये गेम तो खेलना ही नहीं चाहते थे जिसमें आप हमको हरा देंगे। तो यहां पे देखो, अब while the Rowlatt सत्याग्रह has been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns। सिर्फ शहरों और टाउन्स में ही लिमिटेड था, गांव तक अभी भी चीजें नहीं पहुंची थी। महात्मा गांधी फेल्ट कि और थोड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत है जिसमें गांव के लोग भी शामिल हों। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। अब यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स को टुगेदर लाने की बात चल रही है। वन वे की खिलाफत इशू को ले लो, मुस्लिम्स का एक इशू है खिलाफत इशू। अगर इसको महात्मा गांधी ले लेंगे और नेशनल मूवमेंट को नेशनल इशू के साथ जोड़ देंगे तो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये था गांधी जी का आइडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर का डिफीट हुआ और हार्श पीस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड। रूमर्स था कि हार्श पीस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा। तो इससे क्या हुआ? टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड। एक खिलाफत कमिटी फॉर्म हुई। यंग जनरेशन, मोहम्मद अली और शौकत अली बिगैन डिस्कसिंग विद गांधी जी कि क्या इसको यूनाइटेड महासेक्शन का इशू बनाया जा सकता है कि नहीं। फिर गांधी जी को लगा कि हाँ, मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट के यूनिफाइड अम्ब्रेला में लाने के लिए इस इशू को लेना जरूरी है। एट द कैलकाटा सेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस ही कन्विंस अदर लीडर कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करो in support of khilafat as well as swaraj. Swaraj is the national, khilafat is for Muslim, and both together will bring Hindu and Muslim unity, जो कि और ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा। किससे ब्रॉड बेस्ड? रॉलेट सत्याग्रह से ब्रॉड बेस्ड। तो अभी तक हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नॉन कॉपरेशन पढ़ेंगे।